वो उससे बेइंतहा प्यार करता है, इतना कि उसे मौत के घाट उतार देता है। और प्यार की सनक ऐसी कि उसके शरीर के हर हिस्से का हिसाब किताब भी लिखता है। वो एक रफ नोट बनाता है जिसमें उसके शरीर के हर हिस्से का हिसाब लिखता है। आज हम अनकवर करेंगे एक सनकी के ठंडे दिमाग से निकले एक ऐसे क्राइम को जिसने हिला दिया था पूरा देश। वेलकम टू क्राइम कोकले। 25 साल की श्रद्धा वॉलकर महाराष्ट्र के पालघर में अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार में उसकी मां सुमन वॉलकर, उसके पिता विकास वॉलकर जो इलेक्ट्रिशियन सर्विस की शॉप चलाते थे, उसका छोटा भाई 23 साल का श्रीजय वॉलकर रहते थे। श्रद्धा के माता पिता की आपस में बनती नहीं थी, तो वो दोनों अलग रहते थे। श्रद्धा और उसका भाई श्रीजय वॉलकर उसकी मां सुमन वॉलकर के साथ रहते थे। वहीं विकास वॉलकर उसके पिता अलग रहते थे, लेकिन विकास वॉलकर अपने बच्चों और बीबी से मिलने आते रहते थे और उनसे फोन पे भी कांटेक्ट में रहते थे। श्रद्धा 2018 में नौकरी की तलाश में मुंबई आती है और मुंबई के मलाड में एक एमएनसी कंपनी के कॉल सेंटर में वो जॉब करने लगती है। आफ्ताब अमीन पूनावाला, जिससे श्रद्धा की मुलाकात एक डेटिंग ऐप बम्बल के थ्रू हुई थी। आफ्ताब अमीन पूनावाला एक फूड व्लॉगर था, लेकिन आफ्ताब भी श्रद्धा के उसी कॉल सेंटर में जॉब करता था जहां श्रद्धा जॉब करती थी। और डेटिंग ऐप से शुरू हुई ये दोस्ती इसी कॉल सेंटर में प्यार में बदल गई। 2019 में श्रद्धा और आफ्ताब साथ रहने का फैसला करते हैं और वो मलाड में एक फ्लैट रेंट पर लेते हैं। कुछ महीने आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद श्रद्धा अपनी मां सुमन को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। श्रद्धा के पिता को भी इस बात का पता चलता है और श्रद्धा के माता पिता दोनों ही इस रिश्ते पर आपत्ति जताते हैं। श्रद्धा के माता पिता को श्रद्धा के लिव इन रिलेशनशिप के अलावा हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप से भी प्रॉब्लम थी। वो श्रद्धा को इस मामले में पालघर घर पर आकर बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन श्रद्धा आफ्ताब के साथ न रहना छोड़ती है और ना ही उससे शादी करने की जिद छोड़ती है। माता पिता से झगड़े के बाद श्रद्धा अपना सारा सामान अपने पालघर वाले घर से समेटती है और ये कहकर घर छोड़कर चली जाती है कि मैं अब तुम सबके लिए मर चुकी हूँ। कुछ समय तक उसके घर वाले भी उससे कोई संपर्क नहीं करते और श्रद्धा भी अपने घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं करती। भले ही श्रद्धा के माता पिता उसके संपर्क में ना हो, लेकिन वो श्रद्धा के दोस्तों, उसके फेसबुक अकाउंट और व्हाट्सएप वगैरह से उसकी सारी जानकारी रखते थे। आफ्ताब और श्रद्धा का रिलेशनशिप शुरू से ही टॉक्सिक था। दोनों में बहुत झगड़े होते थे। झगड़े की वजह श्रद्धा का शादी के लिए कहना और आफ्ताब का बार बार टालना, आफ्ताब का कंट्रोलिंग नेचर और पैसे, ये वजह थी जो उनके बीच में लगातार झगड़े पैदा करती थी। आफ्ताब ने कई बार श्रद्धा पर शारीरिक हिंसा की। 2020 में भी मुंबई पुलिस में आफ्ताब की कंप्लेन की गई थी, जो श्रद्धा ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर करवाई थी। लेकिन उसके बावजूद दोनों साथ रहे और ऋषिकेश हिमाचल ट्रिप्स पर भी गए। दोनों में झगड़े लगातार हो रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों साथ थे। अपनी मृत्यु से पहले सुमन ने अपने पति को यह बताया था कि उनकी बेटी श्रद्धा पर आफ्ताब शारीरिक हमले करता है। उन्होंने श्रद्धा को आफ्ताब से रिश्ता खत्म करने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्रद्धा ने हर बार यही कहा कि आफ्ताब ने माफी मांग ली है और वो सुधर रहा है। श्रद्धा की चिंता में उसकी मां सुमन की तबीयत लगातार खराब रहने लगी और 23 जनवरी 2020 को उनकी मृत्यु हो गई। अपनी मां की मृत्यु की खबर मिलते ही श्रद्धा तुरंत अपने घर पालघर आई और अंतिम संस्कार के बाद वापस आफ्ताब के पास लौट गई। श्रद्धा ने अपने पिता को भी ये बताया था कि आफ्ताब उससे मारपीट करता है और पिता ने उसे आफ्ताब से रिश्ता तोड़ने के लिए कहा था।
लेकिन श्रद्धा ने अपने पिता की सलाह नहीं मानी। अगले 2 साल तक श्रद्धा और उसके पिता विकास वॉलकर की एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं हुई, लेकिन श्रद्धा के पिता श्रद्धा के दोस्तों से उसका हालचाल पूछते रहते थे। 8 मई 2022 को आफताब और श्रद्धा दिल्ली शिफ्ट होते हैं। दिल्ली शिफ्ट होने के पीछे 2 कारण थे। पहला, आफताब का परिवार भी इनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। दूसरा, उनको लगा कि दिल्ली में जॉब्स के बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे, या शायद आफताब का प्लान कुछ और ही था। दिल्ली में उन्होंने पहली रात पहाड़गंज के एक होटल में बिताई, दूसरी रात वो किसी दूसरे होटल में रुके और तीसरी रात वो छतरपुर के अपने किसी कॉमन फ्रेंड के घर पर रुके। कुछ दिनों बाद ही श्रद्धा और आफताब ने छतरपुर में ही एक घर किराए पर लिया और श्रद्धा ने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया, जबकि आफताब को कॉल सेंटर में पहले ही नौकरी मिल चुकी थी। श्रद्धा का अपने भाई और पिता से लंबे समय तक कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन श्रद्धा के दोस्तों से ही श्रद्धा के भाई और पिता को ये पता चला कि श्रद्धा दिल्ली शिफ्ट हो गई है। सितंबर 2022 में श्रद्धा के भाई के दोस्त लक्ष्मण नादर ने श्रद्धा के भाई को फोन किया और उन्हें बताया कि श्रद्धा का फोन पिछले 2 महीने से बंद आ रहा है। श्रद्धा के पिता को जब ये पता चला तो उन्होंने लक्ष्मण को फोन करके श्रद्धा के बारे में पूछताछ की। श्रद्धा के पिता को लक्ष्मण ने बताया कि आमतौर पर उसकी बात श्रद्धा से 2 से 3 दिन में हो जाया करती थी, लेकिन पिछले 2 महीने से श्रद्धा का फोन बंद आ रहा है। श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा के और दोस्तों से भी पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि पिछले 2.5 महीने से किसी भी दोस्त से श्रद्धा की बातचीत नहीं हुई है। श्रद्धा के पिता ये सुनकर घबरा गए और तुरंत पालघर के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी श्रद्धा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। क्योंकि श्रद्धा दिल्ली में रह रही थी तो पालघर पुलिस ने दिल्ली के मेहरौली पुलिस स्टेशन में इस बारे में जानकारी दी। मेहरौली पुलिस स्टेशन ने श्रद्धा के पिता की रिपोर्ट के आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट 9 नवंबर को दर्ज की। श्रद्धा के पिता विकास ने दिल्ली पुलिस को यह बताया था कि उनकी बेटी श्रद्धा आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और सबसे पहले आफताब का फोन ट्रैक करना शुरू कर दिया। पुलिस को पता चला कि 19 मई से आफताब की लोकेशन दिल्ली में ही थी और 19 मई से ही श्रद्धा का मोबाइल बंद आ रहा था। अब मेहरौली पुलिस हरकत में आई और आफताब से पूछताछ करने उसके घर गई। पहले तो आफताब ने मनगढ़ंत कहानी बनाई। उसने कहा कि मई में ही श्रद्धा और उसका झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद श्रद्धा घर छोड़कर चली गई थी। उसने श्रद्धा से बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा था। पुलिस ने आफताब के घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। पूछताछ में आफताब लगातार विरोधाभासी बयान दे रहा था, जिससे पुलिस का शक आफताब पर गहरा गया। पुलिस को लगा कि आफताब जरूर कुछ छुपा रहा है और पुलिस ने आफताब पर पूछताछ में सख्ती बरती। सख्ती बरतने के बाद आफताब ने पुलिस को एक ऐसी कहानी बताई जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। 18 मई की रात आफताब और श्रद्धा का एक बार फिर झगड़ा हुआ और झगड़े की जड़ वही। श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफताब बार बार इनकार कर रहा था, लेकिन इस बार झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि आफताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद आफताब ने श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाने शुरू कर दिए। पुलिस जांच से ये पता चला कि आफताब हत्या के अगले दिन यानी 19 मई को मेहरौली के तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचा और वहां से 300 लीटर का नया फ्रिज खरीद कर लाया। इसके साथ ही उसने एक आरी और कई पॉलिथीन बैग्स भी खरीदे।
क्योंकि मई के महीने में दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ती है और शव से दुर्गंध आने का खतरा था। इससे बचने के लिए आफताब ने भारी मात्रा में रूम फ्रेशनर और अगरबत्तियों का सहारा लिया। आफताब ने श्रद्धा के शव को बाथरूम में ले जाकर उसको कई हिस्सों में विभाजित किया। भयावह बात ये थी कि जिस फ्रिज में उसने शव के हिस्से रखे थे, उसी में वो अपना खाना, दूध और पीने का पानी रखता था। काम में बहुत ज्यादा व्यस्तता की वजह से वो पूरी प्रक्रिया को नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने शव के एक हिस्से को फ्रिज के सबसे नीचे शेल्फ में रख दिया था। हत्या और शरीर के हिस्सों को विभाजित करने के बाद आफताब के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने जोमेटो से खाना मंगवाया और आराम किया और रात को 2 बजे वो उठा और वो शरीर के अवशेष पॉलिथीन बैग्स में भरे और बहरौली के घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसने वो शरीर के सारे अवशेष महरौली के जंगलों में बिखेर दिए और वापस आकर आराम से सो गया, उसी कमरे में जहां पर वो फ्रिज रखा था। अगले 18 दिनों तक यानी 5 जून तक ये खौफनाक सिलसिला चलता रहा। वो रोज रात को 2 बजे महरौली के घने जंगलों में जाता और शरीर के उन अंगों को बिखेरा था। पुलिस जांच में ये भी पता चला कि वो हर बार अलग अलग ठिकाने चुनता ताकि कोई हिस्सा मिल भी जाए तो शव की शिनाख्त, आइडेंटिफिकेशन न हो सके। इन 18 दिनों के दौरान आफताब ने अपना संपर्क लगभग पूरी तरह से बाहरी दुनिया से काट दिया। वो ना तो किसी पड़ोसी से मिला और ना ही किसी से बात की। अब महरौली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती था साक्ष्यों को जुटाना। पुलिस आफताब को उन जगहों पर ले गई जहां पर आफताब ने शवों के हिस्सों को बिखेरा था। हालांकि वारदात को 5 महीने हो चुके थे, जिसकी वजह से शरीर के सभी अवशेषों को बरामद करना पुलिस के लिए लगभग असंभव हो रहा था। जांच टीम को अब तक कुछ अवशेष ही बरामद हुए थे। आफताब को पूरा भरोसा था कि पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी, इसीलिए उसने फ्रिज को ठिकाने नहीं लगाया। फ्रिज की फॉरेंसिक जांच में बहुत सारे तथ्य पुलिस के हाथ लगे और पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उस आरी की भी तलाश कर रही है जिससे आफताब ने शरीर को छोटे छोटे अवशेषों में विभाजित किया था। पूछताछ में आफताब ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि शव को ठिकाने लगाने और शरीर को विभाजित करने का आइडिया उसे अमेरिकी क्राइम सीरीज डेक्स्टर से मिला था। इसी योजना को अंजाम देने के लिए उसने एक बड़ी आरी और 300 लीटर का बड़ा फ्रिज खरीदा था ताकि वो कानून को चकमा दे सके। पुलिस ने यह भी बताया कि आफताब बहुत शातिर और चालाक था। उसने शरीर के अंगों को ठिकाने लगाने के लिए बहुत सावधानी से प्लानिंग की थी। उसने ये भी तय किया था कि जो शरीर के अंग पहले सड़ेंगे या खराब होंगे उन्हें पहले ठिकाने लगाना होगा। पुलिस ने लगभग शरीर के 16 अंग बरामद किए। फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये साफ हो गया कि वो सारे अंग श्रद्धा के ही थे। बाद में श्रद्धा और उसके पिता के डीएनए से भी ये कंफर्म हो गया कि वो श्रद्धा ही थी। पुलिस की तफ्तीश में एक ऐसी बात सामने आई जिसने जांचकर्ताओं को भी हैरान कर दिया। आफताब केवल एक हत्यारा नहीं था, बल्कि वो एक बहुत शातिर तरीके से प्लानिंग कर रहा था। छतरपुर के उसके घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक रफ नोट बरामद हुआ, या यूं कहें कि सीक्रेट डायरी, जिसमें उसने श्रद्धा के शरीर के अंगों का हिसाब किताब लिख रखा था। इस नोट में शरीर के हिस्सों की संख्या, उन्हें ठिकाने लगाने का तरीका और कौन सा हिस्सा कहाँ फेंका गया है, इस तरह की छोटी छोटी बातों का जिक्र था।
ये सीक्रेट डायरी इस बात का पुख्ता सबूत थी कि ये कत्ल गुस्से में किया गया अपराध, क्राइम ऑफ पैशन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी और ठंडे दिमाग से रची गई क्राइम की साजिश थी। आफताब के इस नोट के बाद ये साफ हो गया कि आफताब क्राइम करने के बाद डरा हुआ नहीं था, बल्कि एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह साक्ष्यों को मिटाने के लिए गणित लगा रहा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्या के 15 से 20 दिन बाद आफताब ने उसी डेटिंग ऐप के थ्रू एक और महिला जो पेशे से साइकोलॉजिस्ट थी उसके साथ संपर्क किया और डेटिंग करना शुरू कर दिया। जून जुलाई के महीने में वो महिला आफताब के छतरपुर वाले फ्लैट में 2 बार आई थी। जब वो महिला घर आती थी तब भी श्रद्धा के शरीर के कुछ हिस्से फ्रिज में मौजूद होते थे। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक जब भी आफताब के घर पर कोई महिला आती तो आफताब श्रद्धा के शरीर के हिस्सों को फ्रिज से निकालकर अलमारी या किचन कैबिनेट में शिफ्ट कर देता ताकि किसी को शक ना हो। आफताब ने उस महिला को श्रद्धा की एक अंगूठी भी गिफ्ट की थी, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया था। जांच में ये भी सामने आया कि आफताब कानून से बचने के लिए इंटरनेट का सहारा ले रहा था। उसने खून के धब्बों और डीएनए के निशान पूरी तरह से मिटाने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड और अन्य केमिकल्स का इस्तेमाल किया। आफताब जानता था कि फॉरेंसिक टीमें सूक्ष्म साक्ष्यों, माइक्रोस्कोपिक एविडेंस की तलाश करेंगी और इन्हीं से बचने के लिए वो हर वैज्ञानिक तरीका अपना रहा था। आफताब ने कथित तौर पर पुलिस के सामने श्रद्धा की हत्या की बात कबूल कर ली है। वहीं श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर ने भी पुलिस को यह बताया था कि आफताब श्रद्धा के साथ दुर्व्यवहार करता था और उस पर हमला करता था। जब दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में 6,629 पन्नों की चार्जशीट पेश की तो सबकी नजरें आफताब अमीन पूनावाला पर टिकी थी। लेकिन फिर जो हुआ उसे देखकर सभी सन्न रह गए। आमतौर पर ऐसे जघन्य अपराध के आरोपी कोर्ट में टूट जाते हैं, लेकिन जब आफताब को चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी सौंपी गई तो आफताब ने कोर्ट से पेन, पेंसिल और नोटबुक की मांग की। वो कोर्ट में एक अपराधी की तरह नहीं बल्कि एक जिज्ञासु छात्र की तरह बिहेव कर रहा था। वो अपनी चार्जशीट को पूरी तरह से पढ़ के उसका विश्लेषण कर रहा था ताकि पुलिस की गलतियां पकड़ सके। उसने कोर्ट में ये कहा कि मैं चार्जशीट को पूरा पढ़ना चाहता हूं ताकि मैं अपने वकील की मदद कर सकूं। वो जेल में भी बिल्कुल सामान्य व्यवहार करता है। उसे विश्वास है कि वो एक दिन बरी हो जाएगा। हत्या के बाद के वो 150 दिन जब वो मेहरौली की सड़कों पर एक सामान्य नागरिक की तरह घूमता रहा, उसने पुलिस को भी चकमा दिया और सामान्य लोगों को भी। आखिर कैसे? श्रद्धा की मौत के बाद भी आफताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से श्रद्धा के दोस्तों को मैसेज करता था। वो उन्हें ये यकीन दिलाना चाहता था कि श्रद्धा जिंदा है, बस उनसे बात नहीं करना चाहती। आफताब ने श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान समय पर किया ताकि बैंक या रिकवरी एजेंट मुंबई स्थित उसके घर पर न जाएं। आफताब ने जून के महीने में गुरुग्राम की एक बड़ी फर्म में नौकरी की। उसके कलीग्स के अनुसार आफताब बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता था। वो ऑफिस में आता, मुस्कुराता, बात करता, काम करता और शाम को उसी फ्रिज के पास लौट आता जिसमें खौफनाक राज छिपा था। आफताब एक शातिर क्रिमिनल है। उसने मुंबई में अपने घर वालों की शिफ्टिंग में भी मदद की और वहां पर भी वो बिल्कुल सामान्य नजर आया। किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ।
लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। श्रद्धा के बैंक रिकॉर्ड और आफताब की दिल्ली लोकेशन ने उसके शी लेफ्ट मी वाले दावे की पोल खोल कर रख दी। 12 नवंबर 2022 को जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तब भी आफताब के चेहरे पर शिकन या परेशानी की एक लकीर तक नहीं थी। नार्को टेस्ट के दौरान जब आफताब की चेतना धुंधली हुई, तो उसके अवचेतन मन से 5 महीने के वो राज बाहर निकले जो उसने दबा कर रखे थे। हर सवाल के साथ श्रद्धा के साथ हुई बर्बरता की परतें खुलती गईं। नार्को टेस्ट के प्रमुख खुलासे जो आफताब ने पुलिस के सामने किए। आफताब से जब पूछा गया कि उसने चाकू और आरी कहाँ फेंके, तो उसने बताया कि उसने आरी और चाकू गुरुग्राम की झाड़ियों में फेंके और कुछ कचरा ढोने वाली गाड़ियों पर ठिकाने लगाए। उसने ये भी कबूल किया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल दिल्ली में नहीं बल्कि मुंबई के भयंदर की खाड़ी में पानी में फेंक दिया था, ताकि उसकी आखिरी लोकेशन ट्रैक ना हो सके। आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को बिलो टॉर्च से जलाया था और सिर को मेहरौली के घने जंगल में एक सुनसान जगह पर फेंका था। आफताब ने नार्को में माना कि श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बना रही थी और उस रात झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि आफताब ने श्रद्धा को खत्म करने का फैसला कर लिया। श्रद्धा वॉलकर केस एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है कि कैसे आधुनिक तकनीक और ठंडी मानसिकता मिलकर किसी की भी रूह कपा सकते हैं। श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे और भारी डिप्रेशन में थे। 9 फरवरी 2025 को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। वो इंसाफ की उम्मीद में, न्याय की उम्मीद में इस दुनिया से चल बसे। आफताब आज जेल में है, लेकिन आज भी हवा में एक सवाल तैर रहा है कि और कितनी श्रद्धा हमारे और आपके बीच मौजूद हैं। अगर मेरी रिसर्च पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या आपको लगता है कि श्रद्धा ने सावधानी न बरतकर और समय रहते आफताब से रिश्ता खत्म न करके गलती की थी? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।